मैं आदर्श कुमार, देख रहे हैं आप अपना मंच। आज का कुछ खास विशेष चर्चा हम लोग करने वाले हैं और विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो महान विभूति हमारे समाज के, हमारे इस प्रदेश के। तो जानेंगे उसकी इनके कुछ खास विचार और जो कि आज भी हम युवाओं के लिए, हम इस समाज के लिए जिन्होंने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, उनके बारे में जानेंगे वो किस प्रकार से सोचते हैं और कैसे हमारा राष्ट्र एक विकसित भारत और हमारा राष्ट्र कैसे एक समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको जानने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि बोलने के लिए तो अभी तक बहुत लोग बहुत बात बोल चुके हैं, लेकिन ये बोलने के साथ साथ ऐसा ऐसा काम भी जीवन में बहुत सारा किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इन लोगों के छोटे छोटे परिचय करवाते हुए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। सर, आप सर अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दें। नाम मेरा सत्यप्रकाश भारत है और सौभाग्य मिला इस देश को घूमने का बहुत अच्छी तरह। बाबा आमटे के साथ मैंने भारत जोड़ो अभियान में कन्याकुमारी से कश्मीर, ईटानगर से लेकर द्वारका तक 125 युवाओं के साथ साइकिल मार्च किया। साइकिल मार्च 85, 86, 88, 89 और उसके बाद देश में जितने भी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको साथ काम भी किया और समझने का प्रयास भी किया। वैसे 40 साल का मेरा लंबा इतिहास है। जो आप पूछना चाहेंगे मैं उसका, जो मेरा अपना अनुभव है उसमें जवाब दूँगा। सर, आप अपना सर परिचय से। मैं भास्कर रमन, मध्य प्रदेश के नैनपुर में मेरा निवास स्थान है और संघर्ष ही मेरे जीवन की पूंजी है, ये मैं मानकर चलता हूँ। और जैसे आप युवा मंच की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारा ही देश इकलौता शायद देश होगा जहाँ पर चिर युवा पाए गए, चाहे विवेकानंद हो, चाहे हमारे आदिगुरु शंकराचार्य हो, या ध्रुव से लेकर प्रहलाद से लेकर बहुत सारे ऐसी प्रेरणा हमको हमारे ही ग्रंथों में, हमारे ही अपने साहित्य में, हमारे ही अपने आसपास मिलती है। इसलिए युवाओं को तो मेरा ये कहना है कि आदमी नहीं, आदमी का काम होता है और आप सिर्फ अपने आप को व्यक्त करना है कि अभिव्यक्त करना है, इसको समझने की ज़रूरत है। और आपके मंच के आप जो भी पूछेंगे मैं कोशिश करूँगा कि एक युवा और एक चिर युवा, और अब जैसा भी आप मुझे समझते हैं अपने भरसक अपने बिल्कुल उपलब्ध ज्ञान के अंतर्गत। सर, मैं तो मानता हूँ जो लोग भी अपना सोचते हैं, कुछ विचार रखते हैं, उस पर अगर वो कार्यरत हो जाए, वो सभी लोग युवा हैं। और जो लोग मतलब उम्र की बात ना करें, तो जो लोग अपना काम को सोचते हैं, कुछ ऐसा विचार रखते हैं, उसे अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे, या तो वो वृद्ध हैं, नहीं तो मैं कहता हूँ कि वो उनका मतलब शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन वास्तव रूप में वो मर चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है सर। तो सर, आप जैसा बता रहे थे कि आप राजनीति में भी बहुत अच्छा से किए हैं, अपना बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया है और साथ साथ सामाजिक कार्य में भी किए हैं। तो सर, राजनीति और समाज जो है, ये दोनों किस तरह से अभी के परिप्रेक्ष्य में, जो अभी अगर करंट देखें सर पूरे विश्व पटल पे, तो भारत का सर किस प्रकार का रुख है अभी, और क्या भारत जो कर रहा है वो सही है या इसमें कुछ और बदलाव होना जरूरी है सर? भारत नहीं, दुनिया में भी अभी जो विकास की पूरी सोच विकसित हुई है, ये बहुत आधी अधूरी है और इसमें सफल होकर भी दुर्भाग्य है कि सब असफल होंगे, क्योंकि इस भौतिक विकास में आदमी को पता ही नहीं कि मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और वो दौड़ा जा रहा है, उसका अंत कहीं है नहीं ना? और जिसका खुद का अंत नहीं है वो दूसरों का शोषण नहीं करेगा, दूसरों को लुटेगा ही। एक आदमी को ये तो पता हो कि मुझे ये चाहिए, उसकी पूर्ति होगी तो दूसरे का पूरक बनेगा, सहयोगी बनेगा। और जब मेरा अपना नहीं भरने का, मैं आपका सहयोगी कहाँ से बनूंगा? तो आज के इस विकास के मॉडल में जो ये परिभाषा घड़ी गई थी कि आवश्यकता है अनंत और साधन सीमित, ये मूर्खता पूर्ण सिद्धांत दिया, जबकि आदमी की आवश्यकताएं बहुत सीमित है ना? और प्रकृति में भंडार भरा पड़ा है और नहीं है तो उसके पास दो ताकत दी है कुदरत ने, भगवान ने, क्या? सोचने समझने की क्षमता और निर्माण करने की क्षमता। तो सर, अभी युवाओं को सर किस डायरेक्शन में काम करना है, किस दिशा में बढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं युवा जो है सो बेपथ हो चुके हैं, पथविहीन हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है। खोज रहे हैं, बहुत से युवा बहुत कुछ खोज रहे हैं, क्योंकि जब ये भौतिक विकास में वो कहीं पहुंचते हैं तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको सुख नहीं मिलती। यस, वही मैं कहना ना। तो उसके बाद उनकी खोज शुरू होती है कि भाई ये तो सब पा लिया हमने, पर उसमें ना तो परिवार बचा, ना समाज बचा, ना मेरा शरीर बचा, और प्रकृति का तो प्रदूषण का तो बुरा हाल है। ये अच्छे को दिख रहा है आज, तो जिसमें कुछ बचेगा ही नहीं तो ऐसे विकास का करना क्या? तो इसलिए युवाओं ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए
ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत से युवा घर बार छोड़ कर निकल लिए कि हमें पैसा नहीं कमाना, हमें पैसे की दौड़ में नहीं दौड़ना। हमें जीवन को संतुलित करके जीना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति चारों का संवर्धन हो, चारों का संरक्षण हो, और चारों व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति, चारों का संवर्धन हो, ये चीज़ तो सर चारों का संरक्षण हो और चारों का सदुपयोग हो। ये बहुत बड़ी बात है सर कि क्योंकि अभी सामाजिक में भी बहुत तरह से कहे तो अभी तो क्या हो रहा समस्याएं आ है, रही है। देखिए 3 सिद्धांत है। एक है कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। अच्छा, तो हर आदमी इसी में लगा है। हम 4 जने बैठे हैं, आप भी ये सोच रहे, ये भी यही सोच रहे, ये भी सोच रहे, मैं भी ये सोच रहा हूँ, तो हमारे में युद्ध होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। है ना? आप भी मुट्ठी में दुनिया करना चाह रहे, मैं भी चाह रहा हूँ और ये भी चाह रहे, तो क्या होगा? युद्ध होगा। तो सर तो दूसरा है जियो और जीने दो, जियो और जीना है ना? जियो जीने दो। अभी मानव जाति सिर्फ यहीं तक पहुंची है, जियो और जीने तक। पर अभी अगर मानव जाति को जीना है तो जीने दो और जियो। ये कॉन्सेप्ट है, जियो और जीने दो और जीने दो और जियो, ये बहुत बड़ी तो बात है। पहला जो है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख, ये है शैतान की औलाद। अच्छा, जियो और जीने दो, ये है पशु की औलाद, अच्छा, है ना? जीने दो और जियो, ये है इंसान की औलाद। तो पहला है प्रकृति से विकृति की ओर, दूसरा है प्रकृति से प्रकृति की ओर, जो कहते हैं जियो और जीने दो, और प्रकृति से संस्कृति की ओर है जीने दो और जियो। प्रकृति से संस्कृति है सर, जीने दो और जियो। हाँ, क्या बहुत अच्छा बात आपने कहा सर। आपको इस विचार पे, इस चीज़ पे क्या विचार है कि युवाओं को सर किस प्रकार के रास्ता पे चलना चाहिए सर? ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हर युवा के अंदर के हनुमान को जगाने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, बहुत सारा ऐसा साधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज का युवा बहुत सारी जानकारियाँ अपने अंदर रखता है, पर अपने अंदर रखी हुई जानकारी का कैसे उपयोग करना है, वो ठीक उसी तरह से कि बोलते हैं कि मृग भागता फिरता है और सारी चीज़ें तो उसके अपने पास होती हैं। अपनी कस्तूरी के लिए वो भाग रही है और कस्तूरी उसके पास। आपने उसका नाम ले लिया कस्तूरी, मुझे मुँह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप तो मेरे से ज़्यादा जानकारी हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हर युवा व्यक्त और अभिव्यक्त करने के पहले ये तय कर ले कि मेरे को कब कहना है, कब नहीं कहना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो दुष्यंत को याद करने की याद जरूरत पड़ती है। कौन कहता है कि, तो बहुत बड़ी बात है सर। तो इसलिए हर युवा को दुष्यंत को पढ़ना होगा, हर युवा को अपने आसपास अंदर में बैठे हुए बहुत हनुमान को दिखाना होगा, जो हर चीज़ें कर सकता है। पर हाँ, अब जरूर हमको जो नए नए कानून बनाए गए हैं, नए नए जो कानून लाए गए हैं, उसके ओर भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब हमारे पास एक बहुत खतरनाक यंत्र है जिसके सहारे आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये मोबाइल जो है हमारे लिए सहयोगी भी है और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। सहयोगी और खतरा जो है सर, मतलब हर कोई समझ युवा रहा है। युवा कैसे उसको उपयोग करे, उसके ऊपर बहुत मोबाइल से अगर वो गलत फिल्में बना रहा है तो दुरुपयोग कर रहा है, अब अच्छी बातें संग्रहित कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो आज जो वर्तमान में हम जिस अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, जिसके लिए बिजली की ज़रूरत है, जिसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा की ज़रूरत है, हमने अपने आप को कम समय में अधिक जीने की कोशिश की। पहले लोग ज़्यादा जीते थे और कम काम करते थे, पर सॉलिड काम करते थे। अभी काम के घंटों का समय बढ़ गया है और उपलब्धियां शून्य हैं। एक ही विषय पे अभी अपन जैसे युवा मंच पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय भारतवर्ष में इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं विषयों को लेकर गांव-गांव में भी लोग चर्चा कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। पर समस्या यही है कि उस चर्चा का क्या महत्व है अगर वो नदी बनकर समुद्र में ना जाए तो। अगर आप जैसे युवा अगर हर जगह इस प्रकार के सकारात्मक सोच के साथ कुछ अच्छा काम करें और उसके एक नदी के प्रवाह के रूप में, जैसे श्रद्धेय गोविंद जी जैसे युवा मैं मानता हूँ उनको,
ऐसे लोगों का बताए हुए रास्ते पे चलते हुए राष्ट्र निर्माण करें। राष्ट्र निर्माण से पहले स्वयं के निर्माण की बात करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि युवा की स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं के प्रति सबसे ज़्यादा है। जो युवा सोचता है कि मैं अपने माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए करूंगा, तो वो सबसे पहले खुद तो इतना सामर्थ्य अपने में पैदा करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज का युवा स्वयं के सामर्थ्य के बारे में कितना चिंतन करता है, यह विषय विचार करते हैं। सर हम चाह रहे हैं इस पर थोड़ा आप स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक की तरफ बढ़ाए कि अभी का समय और आज से जब आप मतलब हम जैसे छात्र जीवन में होंगे सर उस समय। देखो, ऐसा है कि 100 विधानों का एक विधान बना संविधान, ठीक है। हम अपने विधान को, जो हमारे परिवार का, जैसे मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, मेरे अपने ब्राह्मण कुल में कुल पुरुष कौन थे, हमारे परिवार का मुखिया क्या था, वो किस प्रकार हमारे अपने परिवार के समाज को बनाया, कैसे वंश हम लोग का बना, वो उसका ज्ञान अगर हम लोग को समय समय पे मिलते रहेगा तो हम अपने बच्चों को देंगे। अभी मज़ेदार बात यह है कि मैं इतना बुजुर्ग होने के बाद, इतनी जानकारी मिलने के बाद भी मेरे पिता का नाम तो मुझे मालूम है। जब अभी एक कर्म के अंतर्गत मेरे पिताजी का नाम पूछा गया तो मैं उलझ गया। मैं पिताजी के पिताजी का नाम बता दिया, क्योंकि वो प्रतिदिन पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं। तो कहने का मतलब, स्मृति में होते हुए भी अगर हम समय पर उसको नहीं निकाल पाए तो ऐसे युवा की जरूरत है क्या? ये तो तो आध्यात्म का चिंतन तो तभी आएगा जब आपके पास अच्छे गुरु होंगे। शिक्षक गुरु नहीं बन सकते, शिक्षक सिर्फ शिक्षा का ध्यान दे सकते, शिक्षा का ज्ञान दे सकते हैं, पर गुरु को आध्यात्म से, माँ के जो गर्भ से ही मतलब माँ के गर्भ में जो दिव्य प्रकाश है, वो प्रकाश जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं वो लुप्त हो जाता है। हम अभिमन्यु नहीं हैं, पर अभिमन्यु का भी वो नहीं मिल पाया। अभिमन्यु जो माँ के गर्भ में रह के चक्रव्यूह भेदन सीख गया, पर गर्भ से बाहर निकलने के बाद 18 साल की उम्र के आते तक भी उसको ये ज्ञान लेने के लिए कोशिश नहीं किया कि मैं भाई चक्रव्यूह भेदना तो मैंने सीख लिया, बाहर निकलना भी सीख जाऊँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। मतलब तो आज के जितने युवा हैं वो सभी अभिमन्यु हैं। जिस प्रकार के वर्तमान सरकारें, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे माता पिता के, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की जा रही है, एक प्रकार के युवा के लिए चक्रव्यूह ही है। उस चक्रव्यूह से वो निकलेगा तभी जब वो संघर्ष करके निकलेगा। संघर्ष की मात्रा होगी, क्षमता होगी। हर संघर्ष में वही व्यक्ति बाहर निकल सकता है जो कुछ करने का आदी है। हाथ में हाथ धरा व्यक्ति कहीं नहीं पहुँच सकता। तो आध्यात्म तो अंदर ले जाने वाली वस्तु है, पर यहाँ भी एक डर होता है कि आध्यात्म कहीं अंतर्मुखी ना बना दे, क्योंकि परा शब्द जो है वो हिंदी में भी वही है, अंग्रेजी में वही है। परा मनोविज्ञान और परा साइकोलॉजी, वो हम परा साइकोलॉजी की तरफ, आपका प्रश्न जो परा मनोविज्ञान की तरफ जाता है, परा साइकोलॉजी की तरफ जाता है, तो युवा के लिए वहाँ भी खतरा है। बिना किसी अच्छे जानकार के मार्गदर्शन में अगर आप बढ़ रहे हैं तो गलत नहीं, तो अन्यथा पता चला कि इसीलिए बोलते बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। अच्छा गुरु मिलना भी एक कठिन काम है सर, और गुरु को भी अच्छे शिष्य मिलना भी बहुत कठिन है। यस सर, आपकी तरफ भी सर चलेंगे। और जैसा अभी बता रहे थे सर, तो विकास जैसा आप बोले थे, तो विकास ये प्रकृति है, इसके अनुसार है। तो अभी के समय में ये विकास है सर या फिर ये विनाश है सर? देखिए, अगर इसके साथ में मूल्य जुड़ जाए हाँ, तो ये धरती को स्वर्ग बना सकता है, और मूल्य नहीं जुड़े तो ये पृथ्वी को नरक बना। ये सर जैसे अभी जो विकास हो रही है, जो जीडीपी को लेकर मतलब जो दौर चल रही है, अभी तो एक पागलपन है ना। अब तो विकास का मतलब पागलपन है। अभी तो अब तक जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन आ गए हैं उसको विकास मान लेगा। हाँ हाँ, वही मैं भी कहना चाहता जो जितना प्रकृति के संसाधनों का भोग कर सके उसको विकास मान लेगा। ये तो पागलपन है, और इसमें सब कुछ दौड़ाया जा रहा है। जीडीपी का पूरा खेल वही तो है, जितना ज़्यादा बार बार खरीदोगे बेचोगे। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी आपको भोजन करके खवाती है तो आप देशद्रोही, पता है आपको? जरा सा फिर से इस चीज़ को अच्छा से समझाएंगे हमारे दर्शक को सर। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी अगर आपको भोजन करके खवाती है तो आप देशद्रोही हो, क्योंकि आप देश के विकास में बाधक हो। और आप होटल में खाते हो तो आप देश का विकास कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट सारा कहाँ से आ गया? अगर आप वही चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि ये जीडीपी का खेल जो है बड़ा खतरनाक है, पता नहीं कहाँ से आ गया। अर्थव्यवस्था नहीं है, ये पूरी अनर्थ व्यवस्था है, व्यवस्था अनर्थ है, कोई अर्थ नहीं जिसका। मतलब जो प्रकृति का विनाश करेगी, जिसने समाज का विनाश कर दिया, जिसने परिवार का विनाश कर दिया, और जिसने हर आदमी को बिल्कुल चुराया पकड़ा कर दिया। ये पता नहीं कहाँ से अर्थव्यवस्था आ गया।
जीडीपी क्या है, जीडीपी का बढ़ना क्या होता है, ये शेयर बाजार क्या है, ये विज्ञापन उद्योग क्या है, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सोचने की बात इनके है ऊपर कि कहीं ना कहीं युवाओं को सोचना चाहिए, किस चक्रों में फंसते जा रहे हैं हमारे युवा। कुछ भी बेच लो, पहले डिमांड एंड सप्लाई थी, अब सप्लाई एंड डिमांड हो गया उल्टा। पहले पैदा कर दो चीजें, फिर उसको डिमांड पैदा करो विज्ञापन के द्वारा। बहुत बड़ी बात है सर। और सर इस चीज़ को थोड़ा सा हम और चाहेंगे एलोबरेट करें कि ये विकास जो अगर युवा करना चाहे तो कैसे करे, जैसे आप बोले खुद का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का। विकास का मतलब है कि हम आपसी मानव का मानव के साथ रिश्ता कितना मजबूत हुआ, मानव का प्रकृति के साथ रिश्ता कितना मजबूत हुआ, ये है विकास। यानी आपसे अगर हम थोड़ा अगर जाए तो ये सनातन संस्कृति जो पहले था वैदिक काल में, उसकी आप बात कर रहे नहीं, वैदिक काल में भी देखिए सनातन मूल्य होता है, हैं। पर वो संस्कृति डेवलप नहीं हो पाई। डेवलप होती तो आज फिर ये स्थिति नहीं बनती। अच्छा वो सनातन मूल्य है, सनातन मूल्य को समझें हम, है ना, उसके पूरक बन के विकास करें। सर, आप जैसे राजनीति में भी ये चीज़ कर हाँ। सकते हैं, मतलब आप बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो सर अभी जैसे सनातन संस्कृति का बात करें या सनातन जो वैदिक काल है उसकी बात करें या भारतीयता का बात करें, तो जो और पंथ के लोग हैं, धर्म तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पंथ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऑफेंसिव इस सब चीज़ को लेकर के हो जाते हैं कि ये गलत है और मतलब ये हम लोग पे ज़बरदस्ती ढाला जा रहा है। जैसे क्या क्या जैसे अगर सर अभी जो हमारा मतलब सनातन संस्कृति है क्या वो है वो? प्रकृति के साथ है, जो भी इसका, तो इसका कौन विरोध करेगा? तो अभी कौन सा जैसे धर्म विरोध कर रहा है? हाँ इसी पे मैं बात कर रहा हूँ जी। सर। जैसे अभी हम लोग का है कि कोई व्यक्ति मरा, हाँ। उसे हमने जलाया, हाँ। ये किया। अभी जो साइंस जो अभी इस तरह से डेवलप की है तो उनका कहना है कि पॉल्यूशन जो हो रहा है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे ये एयर पॉल्यूशन हो, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत बड़ा भूमिका है। आज गंगा नदी अगर इतना दूषित हो गई है तो इसमें मतलब हमारे सनातन परंपरा जो है इस पे मतलब वो सवाल खड़ा है। ये जो बनता है ना इतिहास, ये हर जगह की परिस्थिति के अनुसार बनता है। जैसे मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग गाड़ते हैं, Yes. अपना देते हैं ना, तो वहाँ की जो वहाँ लकड़ी नहीं होती थी सऊदी अरब में, अच्छा वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो वहाँ पर उसके सिवा कोई विकल्प नहीं था, तो वहाँ पर इसलिए इसकी दफनाने की परंपरा थी। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही है। इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर लकड़ी होती थी, यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो परिस्थितियाँ, जैसे ब्रिटेन में टाई पहनते हैं और ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ टाई पहनना तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक भी है, आवश्यकता भी है, पर यहाँ टाई पहनने इतनी गर्मी में ये मूर्खता है। तो संस्कृति वहाँ की परिस्थिति के अनुसार खड़ी होती है। एक समय सती प्रथा शुरू हुई, यस सर, एक समय फिर खत्म भी होगी, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। तो दो तरह की बात होती है, एक होते हैं सनातन मूल्य है, एक होते हैं नैतिक मूल्य। तो और नैतिक मूल्य में अंतर समझना पड़ेगा। सनातन मूल्य हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। नैतिक मूल्य समय से बदलते रहते हैं। हमारे साथ मुसीबत क्या है, सनातन को हमने समझा नहीं और नैतिक को हम ढोते जा रहे हैं। सर तो नैतिकता अगर बात करें तो अभी जो हमारे समाज में, इस दुनिया में अभी जो लड़ाई युद्ध चल रही है, हाँ तो कहीं वहाँ पे कहा जा रहा है कि नैतिक मूल्यों की कमी है सर। बिल्कुल, तो ये चीज़ को अभी किस नैतिक प्रकार भी और से सनातन मूल्य की भी कमी है। सनातन मतलब सनातन जो है वो शाश्वत है, हर जगह हाँ, बिल्कुल, उनकी भी कमी है। सनातन मतलब हमेशा जो है सर जैसे एक समय गरीबी बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बिल्कुल, और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अमीरी है, मुट्ठी भर लोगों की अमीरी। ये तो बहुत मतलब पहली बार ऐसा बात सुनने को मिल रहा है सर, आज अमीरी की समस्या है। मुट्ठी भर लोगों की अमीरी ने दुनिया में युद्ध पैदा किए, दुनिया में तनाव पैदा किए और दुनिया को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और उन मुट्ठी भर लोगों को दिशा ठीक कर दो, दुनिया स्वर्ग है। अभी के सर युवा को किस तरफ काम करनी चाहिए, किस मतलब समाज किस प्रकार से, क्योंकि सब सारा चीज़ जरूरी है युवाओं को गहरा अध्ययन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। और मेरा तो कहना है कि जो युवा बड़ों की बात मान के चलेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अभी तक तो सर चाहे जो भी है सब तो यही सिखाया है कि बड़ों का बातें मानो, बड़ों की चीज़ों की पालना करो। आज नए ढंग से युवाओं को कुछ खोजना पड़ेगा कि जीना मुझे है, और जीना किसके साथ है, अपने साथ जीना, परिवार के साथ जीना, समाज के साथ जीना, प्रकृति के साथ जीना, है ना। बिल्कुल तो उनके साथ कैसे जीना ये खोज करनी पड़ेगी, सर। एक बात मैं क्योंकि आपको कोई उदाहरण नहीं मिलने का। पहले हमारे ऋषि परंपरा में आप अपने ऋषियों को देखिए, उनका जीवन देखिए, वो प्रकृति के साथ जीते थे और समाज के साथ जीते थे, है ना, पशु पक्षी के साथ जीते थे और खुद के साथ भी जीते थे। ये बहुत बड़ी बात इसमें है। थोड़ा सा हाँ सर, एक संशोधन कर दिया जाए आपकी बात का। हाँ बोलिए।
बड़ों का बिना अपमान किए। अपमान की बात नहीं कर रहा नहीं, पर आपकी बात से क्योंकि वो बात निकल कर नहीं आ रही है, इसलिए हाँ वो ठीक है, इसलिए आपको ये कहना अपमान की होगा बात नहीं। कि बुजुर्गों की जो जानकारी है, बुजुर्गों का संग्रह है, वो आपकी पूंजी है। पर योजना आपको बनानी पड़ेगी, नियोजन आपको बनाना पड़ेगा। आपका अपना विकास कैसे चाहते हो ये आपको तय करना पड़ेगा युवाओं में, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव की पूंजी है। वो अनुभव आपको बहुत सारे उलझनों से दूर कर सकेगा, पर युवा उत्साह जो है वो उस बुजुर्ग के पास नहीं है। और कोई भी बड़ा काम, कोई भी नया काम युवा उत्साह से ही होता है, उमंग से ही होता है, उल्लास से ही होता है। सर इसको हम ये कह सकते हैं, जिनके पास होश है उनके पास जोश नहीं है, जिनके पास जोश है उनके पास होश नहीं है। नहीं नहीं, आप अपने शब्द हमारे इसको ना देते हुए हम सीधे ये कहें यस सर। कि सीधी सरल सपाट जीवन जीने के लिए सीधा सरल रास्ता चुनिए और बड़ों का आशीर्वाद लेके बड़े से बड़े काम की सफलता को सफल कीजिए। बिल्कुल। पर भास्कर जी समस्या यह है कि बड़े आज चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे डिग्री ले और अच्छी किसी पैकेज नौकरी में जाए, ये बात सही है सर। है ना। बड़ों का आशीर्वाद इस चीज़ के लिए है, बड़ों का आशीर्वाद ये नहीं कि तुम और उसको छोड़ छाड़ के तुम और जहाँ करो। तक मेरा अनुभव है इसमें, बुजुर्ग क्या चाहते हैं उसके बारे में युवा को खुद को ही पूछना पड़ेगा। और अगर बुजुर्ग को वो ये जानकारी देता है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है हाँ। और आप मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो बुजुर्ग अपने आप जानकारी का हुआ में बुजुर्ग भी गलती कर सकता है जैसे युवा कर सकता है। तो ये संवादहीनता, माँ और बेटे, माँ बाप और पुत्र के बीच की जो संवादहीनता है, मैं इसको बड़ा कारण मानता हूँ। संवादहीनता परिवार में कहीं नहीं होनी चाहिए। अभी भाई बहन, बहन भाई आपस में बात नहीं करते। विवाह हो जाने के बाद की परिस्थितियाँ बहुत उल्टी सीधी हो रही हैं। तो परिवार को बनाता है संवाद। मुंह संवाद भी होते हैं, मौन संवाद भी होते हैं, मुंह से बोल के भी होते हैं। कई बार पिता को आभास होता है कि मेरा बेटा मुझसे कुछ कहना चाहता है। बिल्कुल। तो ये जो परिस्थिति जन्य जो घटनाएं हैं, उसका अगर समय रहते हुए परिवार के मुखिया को निर्णय लेना है, परिवार का युवा भी उतना ही भागीदारी महसूस करे परिवार के लिए, तो वो परिवार सुखी भी होता है और आगे भी बढ़ता है। और सुखी परिवारों से ही देश बनता है। बिल्कुल ठीक है। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी जैसे पर्यावरण को देखा जाए तो लोग पेड़ काट दे रहे हैं, बढ़िया बिल्डिंग बना रहे हैं और बालकनी में दीवारों को चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगा दे रहे हैं। तो वो अपने आप को ये शो करते हैं कि मैं प्रकृति से प्रेम करता बहुत हूँ, प्रेम करता है। और वास्तव में दिखता भी वैसा ही है कुछ। तो वास्तविकता क्या है और कैसे लोग इस चीज़ से बचे सर? क्योंकि शहरीकरण तो होगा ही, जनसंख्या बढ़ रही है, सारा चीज़ हो रही है, वो तो होना है। इसे क्या करें, कैसे इसको मतलब सही रास्ते पे ले जाए? इसलिए मैंने कहा कि जब तक ये वर्तमान का विकास का मॉडल रहेगा, है ना, तो इसमें खूब प्रयास करके देख लो, अंत में युद्ध होंगे, तनाव होंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियाँ बढ़ रही है ना। हर शहर गैस चैम्बर बनने के लिए मजबूर होगा। तो कहीं ना कहीं जब देखिए अमेरिका के ऊपर बम पड़ा था, वहाँ के राष्ट्रपति ने, मैं बम्बई में था उस समय बाई चांस, है ना, 26/11 जो भी हुआ हो, बोल रहा था कि हमको अपनी कहीं ना कहीं जीवन शैली के ऊपर विचार करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं आज कम से कम राष्ट्रपति सब तो कह रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये जो शहरीकरण है ना, ये हमको ले कहाँ जाएगा, क्या पैदा होता है शहर में, क्या चीज़ ऐसी है जो जरूरी है जो शहर में पैदा हो, मतलब गांव में नहीं होती, शहर में होती है। और आज हर चीज़, हर कोई शहर में भाग रहा है, जबकि मूल आवश्यकता है आज भी गांव से मिलती है, गांव में पैदा होती है। गांव को ख़त्म करते जा रहे हैं। सर आप अमेरिका को बीच में लाए हैं सर, तो अमेरिका का जैसे आप बोले कि हमारी जीवन शैली पे ध्यान देना होगा, उस समय के राष्ट्रपति बोले, अभी के राष्ट्रपति कहते हैं कि ना मुझे पर्यावरण से कोई मतलब है और ना दुनिया से मतलब है, हमको फिर से अमेरिका को महान बनाना है। तो ये सर अभी के जो ये, क्योंकि वो अभी विश्व का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है, नेतृत्व कर रहा है बहुत सारे देशों को, तो सर वो अगर ऐसा सोच रहा है तो फिर दुनिया पे क्या असर होगा इसका? आदर्श, तुम्हारी बातों को मैं बीच में आप हमसे, पर मैं बोलो कि कोई क्या कर रहा है, किसकी क्या घोषणा से ज़्यादा मतलब भारत के युवाओं को अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व की एक बड़ी जनसंख्या है और युवाओं की बड़ी जनसंख्या है। हम अगर हमारे युवाओं को सही दिशा पे ले जा सकते हैं, सही दिशा पे अगर हमारे युवा चल सकते हैं, बिल्कुल। आज सबसे बड़ा संकट ये है कि नीच निकलती नहीं है, राजनीतिक दल उसको अपना बना लेते हैं, उसको अपना सदस्य बना लेते हैं।
जब कम से कम राजनीति की समझ तो पैदा होने दीजिए। राजनीति, जिनको राजनीति करनी है, आज मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा हूँ। पीएचडी करने वाले अनेक लोगों को अगर आप बात करेंगे तो उनकी उपलब्धियाँ समाज में दिख रही है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का वैक्सीन अपने को दिख रहा है, चेचक का बनाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। आपके सिविल इंजीनियर का बड़े बड़े पुल बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, वो दिख रहा है। किसी राजनीति विज्ञान के छात्र की उपलब्धियों से अगर पूछा जाए, ये तो पता चलता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति के टूल्स हैं, ये राजनीति के औजार हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं इनको राजनीति की काका का नहीं मालूम, इन्होंने साहित्य पढ़ के राजनीति शास्त्र, हाँ बिल्कुल, राजनीति शास्त्र के जो अच्छे युवा हैं, जो आईएएस बनकर राजनीति शास्त्र में युवा अच्छे पढ़ के जो गए हैं, वो कुछ इस देश में भला किए हैं जिनका कभी कोई नाम नहीं होता। आज अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा यानी कुल सचिव सतपुड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की जानकारी दे रहे हैं, यही प्रश्न मैंने जब उनसे किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपने पॉलिटिकल साइंस में ऐसी कोई मेरे को एक तो केस स्टडी दी थी, तो उन्होंने एक ही केस स्टडी दी थी जिससे मेरे को समझ एक दृष्टि मिली, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये देश आज़ाद मिला था, उस समय माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे की कोई चिंता करने वाला नहीं था, कोई माँ की चिंता करने वाला नहीं था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी व्यवस्था थी कि माँ मरेगी कि बचेगी, बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, इतने सारे अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें थी। पर आज 70 साल में अगर हमने महिलाओं का जीवन तो सुरक्षित किया, साथ में शिशु का भी जीवन सुरक्षित किया। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज पति को छुट्टी मिलती है, परिवार का सराबत, वो जो अंधविश्वास वो खत्म हुआ और मृत्यु दर घटी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये एक पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर का प्रयास है, ये विचार नहीं है, प्रयास है। जो एक आईएएस बना, उसको उस विभाग में भेजा गया, उस विभाग में उससे बड़े ध्यान से देखा, बड़ी बारीकी से समझ में आया कि हमारा देश किस स्थिति में है। तो जब तक राजनीति विज्ञान के लोगों की इस प्रकार की केस स्टडी आम आदमी के समझ में नहीं आएगा, तब तक राजनीति विज्ञान को लोग नहीं समझ पाएंगे। ये जो राजनीति, जो नेता हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में गांधी जी और सब लोग का मानना है कि हमारे यहाँ निरक्षर बहुत है और बुद्धिमान है। बुद्धि का होना और साक्षर होना दो अलग विषय, दो अलग चीज़ें, सही बात। तो इसलिए यहाँ ये निश्चित ये बात आती है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो पॉलिटिकल साइंस के लोगों ने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, जैसे पहले कुएं में पानी लेके जाते थे, फिर वो पता चला गर्दन दर्द दे रही महिलाओं की, ये बहुत सारी शिकायतें आई, तो फिर उसके बाद कुएँ से हट के हम हैंडपम्प की तरफ आए, फिर हैंडपम्प में पता चला फ्लोराइड निकल गया, फ्लोरोसिस हो गया, बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। तब फिर वो प्रवाह वाले जल को साफ करके बांटने की बात आई। तो कहने का मतलब ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर लोग हैं, ये उनकी उपलब्धि, पर उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। और जब तक हम राजनीति विज्ञान के होनहार छात्रों की या होनहार लोगों की बातों से सीधे मतदाताओं को, सीधे ग्रामीणों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये बीच के जो लोग हैं, जो टूल्स हैं, एक औजार हैं, वो अपने तरीके से अपने स्वार्थ और अपने इसके लिए, अपने मतों के लिए वो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं सर। और सर अभी जो मतलब ये चल रही है, तो मैं ये कहूँगा क्या राजनीति जो है वो हर एक चीज़ को प्रभावित कर रही है हमारे जीवन का, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। जहाँ तक राजनीति में तो वो पहले से भी कहा गया है कि साम दाम दंड भेद ये चीज़ें हैं, तो फिर राजनीति कहाँ रह गई? कभी हम कहते हैं क्या मैं तो उसको षड्यंत्र पूर्वक मारने की तैयारी कर रहा हूँ या राजनीतिक हत्या करने की, कभी कोई स्वीकार करता है क्या? तो राजनीति तो एक समुच्चय शब्द है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आप उसका उपयोग कर लो। तो राजनीति तो मैं समझता हूँ कि किसी एक डॉक्टर को किसी को कहना चाहिए कि सब किसी पेशेंट को एक गिलास पानी में राजनीति शब्द लिख के ऐसे घोल के पिला दीजिए और शायद देखिए कि क्या प्रतिक्रिया आती है। तो राजनीति तो इतना शब्द खतरनाक है कि वो अगर पानी में मिला के पिला दिया जाए तो अच्छा भला सभ्य नागरिक भी अच्छा भाषण देने लगेगा। सर आप इस दो शब्द हैं, एक है राजनीति, एक है राजनीति। यस सर। हमको राजनीति चलानी है, राजनीति बनानी है। राजनीति माने राज करना है, उसके लिए सामदान दंड भेद वही बात हुई है ना। यस। और एक है राजनीति बनानी, जिसमें राज्य मतलब राज्य में रहने वाले लोग काल बने, तो कौन सा काम करना है ये क्लियर होना चाहिए। अभी तो क्या है, राजनीति की समझ तो किसी को है नहीं,
और राज करना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, सत्ता आनी वो चाहिए। राजनीति बनाएंगे पॉलिटिकल साइंस के लोग, हाँ, और राजनीति चलाएंगे वो लोग जो औजार हैं। प्रचार है। तो अभी राजनीति चल रही है, राजनीति नहीं। नहीं चल रही है सर। सर अभी जैसे कि पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है कि कोई भी, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, कोई भी नेता है जो किसी खास पार्टी से आ रहे हैं, वो अपोजिशन या दूसरे पार्टी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी है, जो है उनके पार्टी में आ जा रहे हैं तो वो मतलब फिर सही हो जाए। राजनीति है ना, यस सर। जिससे राज करने का मौका मिले, जैसा मर्जी आओ, क्या फर्क पड़ रहा है तो आपसे? सर ये जनता को सर कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि जनता उसके जनता बाद बहुत जनता उन्हीं को समझदार support है, करे। जनता बहुत समझदार है। इंदिरा जी जनता को के पास कोई विकल्प नहीं है बेचारी के पास। नहीं, जनता बहुत समझदार है। हमारे देश की जनता ने हाँ, कई बार उसने महसूस कराया है कि पलटा मारा है, अच्छे को मारा है, हाँ, और फिर लगेगा। और कुछ लोग खड़े हो, कुछ युवा खड़े हो जो वाकई में राजनीति चाहते हैं इस देश में, जो वास्तव में इस देश बस में राजनीति सही को और सपना पूरा करना राजनीति चाहते हैं। कुछ लोग खड़े हो। समझे, राजनीति और राजनीति का बिल्कुल बिल्कुल ये। सर। और यहाँ मैं युवा मंच की बात कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे देवाजी तोहफा जब तुम्हारी उम्र में था। अच्छा। अब मेंढा लेखा गांव एक बार आप लोगों को प्रेरित करो, जो गांव आज नहीं, हर उस गांव का जो निवासी है, मावे नाटे मावे राज की जो लोग बात करते हैं, मेरा गांव मेरी सरकार, उस गांव को देखने लायक बात है। तो इसलिए उन लोग को लगता है कि आज नहीं तो कल लोग समझ पाएंगे, और भारत के प्रजातंत्र की सफलता के लिए वही एक गांव बहुत है समझने के लिए। पर हम उस दिशा में चले तो उस गांव में गांव के लोग फैसला करते हैं। गांव में कोई बेरोजगार नहीं है। इवन प्रधानमंत्री को भी उस गांव में जाना हो, हाँ, प्रधानमंत्री को भी उस गांव में जाना हो तो प्रधानमंत्री पहले परमिशन लेगा, तो गांव वाले उसका निर्णय करेंगे। हाँ। और पहले दिन वो अपने घर में खिलाएंगे, और दूसरे दिन बकायदा पैसा वसूल करेंगे कि आपके पीछे इतना खर्च हो रहा है, वो पैसा दो आपको। मतलब गांव वालों की इच्छा के ऊपर है, ये नहीं कि अपनी मर्जी जो मर्जी है। कलेक्टर ये को तो आना, बहुत बड़ी बात है सर हाँ। कि मतलब एक कहें तो अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है इतना पूरे दुनिया में, उसको ये एक मॉडल उसको मिल गया कि कैसे मिल हमारा गया। समाज को क्या इवन उस समय ये था कि उस गांव में 35 बच्चे थे और सरकार 30 बच्चों का कक्षा बना रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम अपने गांव के पैसे से बना लेंगे, क्योंकि हमारे 35 बच्चे तो 5 बच्चे कहाँ जाएंगे। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात तो है। इसलिए हो सकता है मैं आज की तारीख में, ये पुरानी घटना है, पर आज की तारीख में देवाजी तोहफा कैसा है क्या है, बहुत लंबे सतीश से मिला नहीं। डॉक्टर सतीश को जानते होंगे आप ना? डॉक्टर सतीश, आजकल वो देख रहे हैं ना, सतीश गोगुरवार जी। हाँ। नहीं, सतीश गोगुरवार जी उससे मिले हैं, पर वो तो राम गाँव का है तो वही व्यक्ति है ना। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, देवाजी तोहफा तो गाँव का है, बिल्कुल ठीक है। और सतीश गोगुरवार जी तो एक अच्छे चिकित्सक हैं और आयुर्वेद नहीं, वो पूरा उसमें देख रहे हैं आजकल। वो भी चिर युवा की श्रेणी में है। सतीश चिल गोगुरवार सर जी एक बार चिर चिल युवा जो आप बोले हैं, क्योंकि जो मैं तो हमेशा समझ युवा पा बना रहा हूँ। है। यस सर, ये तो मैं जिसके अंदर समझ रहा कुछ हूँ। करने की तमन्ना है। जैसे इसको एक हनुमान बार जी, जरूर दर्शक से सर कुछ जैसे बताइए। हनुमान जी को चिर युवा का ये आशीर्वाद प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो हम हमारे देश में एक चिर युवा, आज गोविंद जी को देखो आप, हम लोग से ज्यादा बिल्कुल चिर युवा युवा। हैं। अगर कहीं चलना हो तो हमसे साल पहले वो उनको देख लो, बासवराज पाटिल को देख लो, बिल्कुल हैं? कहाँ कमी है बताओ? इस उम्र में लगता है वो मतलब चिल युवा जो 82 साल। अभी चिर जो- नहीं, चिर, चिर। चिर युवा, जो हमेशा चिड़ युवा ना, चिर रह चिड़ युवा, चिर युवा। युवा। आप बिहार के हो गया। हाँ। हाँ, जब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब यही है कि सर आप जो बोल रहे थे अभी सर कि जो चिड़ युवा है, तो उनका जो मतलब अभी डिप्रेशन है, ये है, सुसाइड है बच्चों में, चाहे अभी युवाओं में भी बहुत ज़्यादा नहीं, suicide चिर है। युवा तो कभी ना तो चिर युवा के साथ जो रहेंगे ना तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, ना किसी प्रकार की उलझन में जाएंगे। तो चिर युवा के साथ रहने से तो जो हनुमान जी का भक्त है वो कैसे होगा। बिल्कुल। हनुमान जी का एक बड़ा अच्छा, एक हमारे बहुत पुराने, एक बहुत बड़े रायपुर के एक नेता थे। अच्छा, 70 साल की आयु में उनको बहुत तेज था, बहुत गुस्सा था, वो एक प्रशासनिक पद पे थे। वो ऐसे ही अचानक एक गुरुजी के पास गए, पूछे कि गुरुजी मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बोले क्यों नहीं आएगा, वो हनुमान जी को जो तुमने बिठा रखा है ना, वो पहाड़ लेके गदा लेके जा रहे हैं, वो उनको हटाओ वहाँ से और वो हनुमान जी को बिठा लो। अब तुम्हारी उम्र 70 साल की होगी, तुम मुसलमान को रोज पूजा कर रहे हो, अगर भक्त कर रहे हो कि जो वो युद्ध के मैदान में जा रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। अगर शांति चाहिए तो उस हनुमान जी की बैठ के साथ जब करो, जो राम 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 में बसते, तुम भी राम राम करो तो तुमको भी आनंद आएगा। उन्होंने 3 महीने बाद बोला कि हाँ सच में जैसे मैंने इसको किया तो मैंने वो परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी बात है सर कि जैसे आपको मैं कह रहा था तभी कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था, ये एक नया मंत्र मेरे को तो बहुत बना हुआ। एक बार मैं एक व्यक्ति से नाम पूछा परिचय के साथ, फिर थोड़ी देर बाद पानी वानी पीने के बाद, अरे यार आपका नाम क्या बताया। तो तीसरी बार जब जाने लगे तब फिर उनका नाम पूछा, तो मुझे लगा कि यार मैं किसी संकट के दौर में आ रहा हूँ कि एक व्यक्ति से 3 बार नाम पूछ रहा हूँ, उसके बाद मुझे उसका नाम याद नहीं हो रहा। तो कितना सुंदर नाम, निर्मल,
बिल्कुल, तो न भूलने वाली चीज़ है। चलो अब रखते हैं। तो आप लोगों ने ये डिस्कशंस देखा, बहुत अच्छा मुझे भी लगा। और सर आप किसी लोग का अपमान तो करना है या आप लोग देखे हैं ये जो विचार ने अभी हम लोग यहाँ पे जो सुने हैं, जो देख रहे हैं, ये कहीं से किसी से लिया गया नहीं है, या किसी चीज़ को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि हाँ किसी अमुक आदमी का अमुक विचारधारा को बढ़ाएंगे। क्योंकि देखें कि आप इन्होंने भी ना कोई स्क्रिप्ट था हम लोग के पास, ना कुछ था। हम लोगों ने बस एक सिंपल चर्चा रखी थी, और ये चर्चा इनका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, विचार है, इससे इन्होंने बताया। और इनका कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने किसी को आहत करने के लिए बताया। ये इन्होंने जो भी बोला, शायद मैं भी इस चीज़ से सामान्यतः कहूँ तो पूरी तरह से सहमत हूँ। क्रिटिकल कंडीशंस दूसरी बात होती है, लेकिन वास्तविकता है कि इन्होंने जो अभी तक किया है और पाया है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा बात बताया। तो हम लोग से जुड़े रहें, और आशा रखते हैं कि आप लोग के साथ ऐसे चर्चा फिर इन लोगों के साथ हो। किसी अगर अमुक विषय पे आप लोग चाहते हैं चर्चा ऐसा लाया जाए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सर हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, हम आशा रखते हैं सर। और कभी भी मौका मिले तो फिर हमसे मैं ऐसे ही आपको एक काम- बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम जिस मंच पर हैं, इस मंच का उल्लेख नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अच्छा। प्रकृति केंद्रित विकास, मेरे को माननीय हाँ। सदस्य गोविंद जी ने 10 साल पहले यहाँ पर विकास प्रेरक का एक सम्मान दिया था। तो अब मैं उसमें संशोधन कर दिया हूँ कि विकास प्रेरक प्रकृति संवाद, अच्छा, केंद्रित प्रकृति केंद्रित संवाद, उसको जोड़ दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हमको जो भी विकास प्रेरक बने वो प्रकृति को जोड़ कर बने। सर एक्चुअली इस पे हम थोड़ा जोड़ना चाहेंगे। अभी जो हम लोग चैनल ये स्टार्ट किए, इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो। उसके बाद अभी जो हम लोग में जो नीति जो हट रही है, जो वैल्यू हम लोग की समाज में थी, जो भारतीयता हट रही है, उसे पुनः स्थापित किया जाए और एक अच्छा समाज का निर्माण किया जाए। चलो फिर अगली बार हाथी की बात, धन्यवाद। हाथी के साथ धन्यवाद बात करते हुए मिलेंगे। जुड़े रहें हम लोग के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।